नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। यहां बात हम सियासत की करते हैं, सियासत में हो रहे वार पलटवार की करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे आज भी याद है जब अटल जी की गठबंधन सरकार थी तो वेंकैया जी का ऐलान था, एक हाथ में भाजपा का झंडा और दूसरे हाथ में एनडीए का एजेंडा। वेंकैया जी की अलर्टनेस, उनकी स्पॉन्टेनिटी, उनकी क्विक काउंटर बीट, उनके वन लाइनर्स, मैं समझता हूं उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार थी तो वेंकैया जी का ऐलान था, एक हाथ में बीजेपी का झंडा और दूसरे हाथ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बार भी विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में कई दावे किए थे कि खाता नहीं खुलेगा, तमाम तरह की बातें। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश सीट बिहार में जीत गए। मेरी पार्टी ने 5 की 5 सीटें जीती हैं। जनता ने तय कर लिया कि डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगी। जहां केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है। कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रहे हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। और इसी बीच ईडी के लोग बिना ऑर्डर की कॉपी के लिए असंवैधानिक गैरकानूनी तरीके से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, उस बेल पर स्टे ले रहे हैं। ट्रायल कोर्ट का, ईडी कोर्ट का अरविंद केजरीवाल के मामले में आता है और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर मनोज झा ने कहा, जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं वैसे ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। ईडी केंद्र सरकार की ओर से आईटी और सीबीआई को हथियार बनाया जा रहा है। हेमंत जी बाहर आए ना, ये भी बाहर आएंगे। हेमंत जी के बारे में क्या क्या टिप्पणियां कर रहे थे मोदी जी, अमित शाह जी। आज कौन अपोलोजाइज करेगा? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कोई केस ही नहीं बनता। ये तो ईडी, आईटी, सीबीआई को आपने एक हिंसक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के अंतिम सांसें गिन रहा है ये पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री जी को मैंडेट को समझना होगा संजीदगी से। और बड़ी बड़े जो भाषण दे रहे थे झारखंड में, हेमंत जी को क्या क्या नहीं कहा, आज तो सबका जवाब मिल गया। एक तमाचा है। हेमंत जी बाहर आए ना, ये भी बाहर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कोर्ट ने फैसला सबूतों को देखने के बाद दिया है। केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपको इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। कि माननीय न्यायालय जो निर्णय देते हैं वो साक्ष्य देखने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? अगर आपने अपराध किया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। गोपाल राय से पूछना चाहिए कि शराब नीति सेकेंड वेव जब कोविड की चल रही थी, लोग डरे हुए थे,
उस समय बदलने की क्या जरूरत थी? गली गली शराब की दुकानें खोलने की क्या जरूरत थी? ठेकेदारों की जो कमीशन है वो 5% से 12% करने की क्या जरूरत थी? शीश महल जो राजमहल खड़ा किया है उस पर जो भ्रष्टाचार का पैसा लगा है वो कहां से आया है? बंद कमरों में बैठ के बाइट देना अलग विषय है। दिल्ली में आप लोगों ने भ्रष्टाचार। नीट परीक्षा मुद्दे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हम अपनी मांग रखेंगे कि क्या एनटीए कर रहा है। ये सभी टेस्ट प्राइवेट कंपनियों के जरिए कराते हैं। घोटाले कहां से आते हैं? बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश से। ये बीजेपी शासित राज्य हैं, इस पर चर्चा होगी। हमारे शिक्षा मंत्री पहले कहते कुछ हैं, बाद में कुछ होता है। ये मामूली मामला है। बाद में वो सीबीआई की बात करते हैं। हम शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं। कल देखिए ना, अभी कल चर्चा शुरू होगी लोकसभा में, राज्यसभा में। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहां से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश है। तो इस पर चर्चा होगी। और अभी पार्लियामेंट का सत्र और 3 दिन बाकी है। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति के भाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है बता दें कि नीट यूजी परीक्षा विवाद पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया। उन्होंने कहा हम चुप नहीं गए और उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोगों को गिरफ्तार तक किया गया है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, हम काम करते हैं। उन्होंने माफी नहीं मांगी है। भारत में आपातकाल लागू होने के 50 साल बाद भी। नीट पे कहाँ चुप है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है? सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। इमरजेंसी को लेकर आपने कुछ किया, उससे भी कांग्रेस को आपत्ति है। तो कांग्रेस क्यों इमरजेंसी का पाप ढोती है? पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपने देखा होगा नीट की परीक्षाएं हुई हैं, सरकार ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे हरियाणा में जो पेपर लीक लगातार हुए, बच्चों को केवल कच्ची नौकरी सक्षम या HKRM के माध्यम से देने का ये सरकार काम कर रही है। नीट की परीक्षा को लेकर मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी, बार बार इस सरकार ने दावे किए कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। एक भी मेडिकल कॉलेज वो बता दें जो इस सरकार के राज में एम्स की बात हुई थी, उसके सिवाय फाउंडेशन के एक कल्पना चावला मेडिकल को यूनिवर्सिटी कन्वर्ट किए जाने की बात थी। कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं हुई। बच्चों के साथ अन्याय हुआ। जो नीट का इतना बड़ा मुद्दा, हमने इसको बहुत ही मजबूती के साथ रेज करने का एक प्रयास किया है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए कैश दिए जाने के ऐलान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ये लोगों का पैसा है। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव के लिए मुफ्त सुविधाएं देना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को सीधे पैसे बांटे हैं और ये समय आप लोगों को उनके ही पैसे से मुफ्त में दे रहे हैं। वो तो है, जनता का पैसा है, स्टेट का पैसा है। चुनाव के मद्देनजर, चुनाव विधानसभा का, आप अभी से खैरात बांट रहे हो चुनाव के लिए। लोकसभा में आपने मतदाताओं को स्ट्रेट मनी दिया, घर घर में जाकर पैसा बांटा और इस बार आप शुरुआत की है जनता की तिजोरी का पैसा खैरात जैसे बांटने का। ये तो ठीक है, वो तो है, जनता का पैसा है, स्टेट का पैसा है। मुख्यमंत्री नारायण सैनी ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है और कहा है कि अगली सरकार कमल के फूल की होगी। हरियाणा में हम बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिला रहे हैं। अगली सरकार हरियाणा की जनता की होगी, हरियाणा के लोगों की होगी, कमल के फूल की होगी। देखिए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय अमित शाह जी कल
विस्तारक हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोरदार मार्गदर्शन किया है और हम मिलकर के कमल का फूल बड़ी मजबूती से हरियाणा में बहुत बड़े मैंडेट के साथ खिला रहे हैं। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस जो झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करती है, उसका नकाब उतारने का काम करेंगे और हम यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन के साथ, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि हरियाणा और विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ सके, हम काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान परिणाम हमारे पक्ष में रखे, हमने 10 में से 5 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा के बीजेपी का कम कुआ है। हुड्डा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा झूठी घोषणाएं करती है, घोषणा करने के बाद उन पर कोई अमल नहीं किया जाता, जबकि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। देखिए, 36 बरादरी ये जो लोकसभा का नतीजा आया और उसमें जैसे हमारी वोट शेयर सबसे ज्यादा आया और बीजेपी का घटा है 90 के 90 हल्कों में और सारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, एक साफ संकेत है कि हरियाणा की 36 बरादरी मन बना चुकी है आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। 5 सीटें हरियाणा में लोकसभा की जीती है, उसके बाद बीजेपी ने भी अपने फैसले बदलने शुरू कर दिए। माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस का पूछता है 10 साल तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं, ये क्या बदलेंगे? जो हम कहते हैं वही कर रहे हैं, इन्हें करना कुछ नहीं, खाली तुक्की घोषणाएं करनी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, हम सभी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। हम कांग्रेस के लोगों के उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसका इस्तेमाल उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए किया। 2047 तक ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। हरियाणा भी उसके अंदर भाइयों कंधे से कंधा मिला करके उस मजबूती की तरफ हरियाणा को ले जाने का काम करेगा। और जो कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने का काम किया, आने वाले समय के अंदर उस झूठ का भी भाइयों नकाब उतारने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और मिलकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। 2047 तक हरियाणा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के लिए सुझाव मांगे हैं। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि किसान, महिला, युवाओं के लिए मैनिफेस्टो पर काम किया है। आपके जरिए ये सभी एक्टिविस्टों को, इंटेलेक्चुअल्स को, सभी कर्मठ लोगों को, सभी विसल ब्लोअर्स को, सबको आमंत्रित करता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी सुझाव है वो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के सामने आप रखिए। हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उसको न्याय मिले, उसके लिए कुछ न कुछ करें। और एक बार ये माह में 3rd, 5th, 4th वीक में हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर से हरियाणा की जनता के पास जाएंगे। ये मैनिफेस्टो हमारा 2 भाग में होगा। एक जो है, आप देखते हैं कि मैनिफेस्टो की किताब बहुत बड़ी होती है, दैट इज़ गोइंग टू बी अवर रोड मैप। हमारे लिए जो है वो हमारा पथदर्शक वो जो है जो डॉक्यूमेंट रहेगा कि हरियाणा की सरकार जो बनेगी वो रास्ते पे। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनने को लेकर दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। 1 हफ्ते में संगठन बनने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। हमारे महामंत्री के साथ एक मीटिंग 2-4 दिन में हो जाएगी, सब फाइनल होकर संगठन की घोषणा हो जाएगी। मैंने शायद कल मेंशन किया था, आप कहीं छोटे अखबारों का है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले सप्ताह में हो जाएगा। हमारे महामंत्री, आईसीसी के महामंत्री ने इसके लिए एक विशेष कोई एक मीटिंग का आयोजन का भी प्लानिंग किया है और मैं समझ रहा हूँ 2-4 दिन में वो हो जाएगी, कोई ना कोई हल निकल जाएगा। मैंने शायद कल मेंशन किया था, आप कहीं छोटे अखबारों का है, मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले सप्ताह में हो जाएगा। हमारे महामंत्री, आईसीसी के महामंत्री ने इसके लिए एक विशेष कोई एक मीटिंग का आयोजन का भी प्लानिंग किया है और मैं समझ रहा हूँ 2-4 दिन में वो हो जाएगी। कोई नारनौल में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा तो वहीं बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को जमकर घेरा है।
आमदनी दुगनी करी। इसी प्रकार से हमारे जो पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा दुनिया में नाम कमाया, हरियाणा का ऊंचा किया, उनके साथ जंतर मंतर पे क्या सलूक हुआ, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो भाई इस बात की मेरे को टीस है कि जो हरियाणा अपना 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरियां देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं प्लानिंग कमीशन के। अब 10 कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हमने रावदान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था और इस सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से उम्मीद भी थी। जिस तरह से आज पार्टी के कार्यकर्ता अपना जोश दिखा रहे हैं, अगर लोकसभा चुनाव में इससे आधा भी जोश दिखाया होता तो मेरा दावा है हम 1 लाख वोटों से अधिक से जीत हासिल करते। हमारे रावदान सिंह जी ने लड़ी थी और ये पूरी तरह से उम्मीद थी कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन अफसोस हुआ खास करके आपके इस महेंद्रगढ़ जिले से हमें निराशा हासिल हुई। जिस तरह से आप आज जोश प्रकट कर रहे हैं, हरियाणा के 297 पीटीआई की डीपीआई पद पर पदोन्नति हुई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय इनके साथ बेइंसाफी हुई थी, लेकिन हमारी सरकार ने इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें रोजगार दिया। इन लोगों के साथ बड़ी बेइंसाफी हुई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने योग्य होते हुए भी उनको नौकरी नहीं दी और फिर ये कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने भी उस भर्ती को रद्द कर दिया। हालांकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिन लोगों को निकाला था उनको भी बेरोजगार नहीं किया, उनको भी HKRN के तहत रख दिया और जब इनके टेस्ट लिए गए तो ये सारे लड़के सिलेक्ट उस टाइम हुए थे। तो क्योंकि इनका एक लंबा टाइम था, इनकी प्रमोशन तब तक हो जाती, तो वो प्रमोशन इनकी हुई नहीं थी। उसके बाद ये मेरे से मिले थे और हमने एक प्रयास किया और आज PTI से DPA बने हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैंने सदन में शालीनता के साथ स्पीकर को कहा था कि जय संविधान बोलना तो खुशी की बात है, लेकिन मैंने सही कहा या गलत कहा इसका फैसला अब मैं जनता पर छोड़ता हूं। तो उस महान सदन के सम्मानित आसन की ओर से टोट टिप्पणी हुई। तो टोट टिप्पणी हुई तो मुझे लगा कि इस पूरे सदन में कम से कम एक कोई ऐसा सदस्य जरूर हो जो ये कहे कि जय संविधान बोलना तो खुशी की बात है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा और विनम्रता से, पूरी शालीनता से मैंने यही कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। इससे मैंने ये कहा, वो सही कहा कि गलत कहा, सही कहा कि गलत कहा, उसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर लोकसभा स्पीकर की ओर से की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने कहा कि ये टिप्पणी गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भाषा का सही इस्तेमाल करना सांसदों पर नहीं स्पीकर पर भी लागू होता है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं दीपेंद्र जी के ऊपर जो टिप्पणी की थी, मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दीपेंद्र जी तो 5वीं बार के सांसद हैं और जनप्रिय नेता हैं, उनको कहना कि चलो भी चलो सब चुन के आए हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह की भाषा जब स्पीकर साहब सभी सांसदों को कहते हैं कि अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो शायद कहीं ना कहीं वो स्पीकर साहब पर भी लागू होती है। उसके बाद संविधान की बुक लेकर के भी गए दीपेंद्र हुड्डा, ये भी कहा कि मेरे पिता जो है दादाजी स्वतंत्रता। इसमें क्या बुरा है, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की टिप्पणी
उपचुनाव को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी तीनों उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। हमारे उपचुनाव में 5 विधायक बढ़ जाएंगे। पहले उपचुनाव में हमारे 2 विधायक बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता नकार चुकी है। वहीं राज्य में जो 3 उपचुनाव है, ये भी लोकसभा के चुनाव के साथ जो बाकी 6 उपचुनाव हुए उसके साथ हो सकते थे, लेकिन राज्य की सरकार ने जिस तरह से इसको मैनिपुलेट किया और बिना किसी कारण के स्पीकर महोदय ने भी इसको लंबित किया। काश ये चुनाव साथ में हुए होते तो उपचुनावों के नतीजे भी कुछ और रहे होते। 6 में से 2 भारतीय जनता पार्टी जीती, 4 कांग्रेस जीती, लेकिन हमारी 2 सीटें बढ़ी और अब ये 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुल मिला के हमारे 5 लोग बढ़ जाएंगे। वहीं राज्य में जो 3 उपचुनाव है, ये भी लोकसभा के चुनाव के साथ जो बाकी 6 उपचुनाव हुए उसके साथ हो सकते थे। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर से जोर पकड़ने लग गई हैं। त्रिवेंद्र सरकार में भी मंत्रिमंडल की 2 सीटें खाली रखी गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल में पहले 3 कैबिनेट की कुर्सियां खाली रखी गई थी, तो वहीं चंदन रामदास के निधन के बाद एक और सीट खाली हो गई, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश में फुल फ्लेश कैबिनेट दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने इसलिए कैबिनेट की कुर्सियां खाली रखी हैं कि विधायकों में अगर कोई रोष होगा तब देखेंगे। हमें आत्मविश्वास था कांग्रेस में, हमने हमेशा फुल कैबिनेट दी और भाजपा में तो कैबिनेट का कोई महत्व ही नहीं है। दिल्ली से कागज आता है, एक आदमी चाहिए इंप्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ इंप्लीमेंट कर देता है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई और हो। तो यहाँ इसलिए कैबिनेट की जरूरत क्या है? भाजपा को कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। ये तो उत्तराखंड की मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतदान होगा, लेकिन यहां पर सियासत लगातार चल रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाए, कहा कि भाजपा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। और मथुरा जोशी ने कहा कि भाजपा के द्वार खुले आम इस वक्त पैसा और शराब बांटी जा रही है, मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा ग्राम प्रधानों को डराया धमकाया जा रहा है। हम आज भी आरोप लगा रहे हैं भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बिना नंबर की गाड़ियां वहां दौड़ रही हैं, शराब वहां परोसी जा रही है, शराब भी दिया जा रहा है और तो और धन का दुरुपयोग हो रहा है। खनन माफिया, शराब माफिया सारे सक्रिय हैं और अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को डर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा से 1 महीने पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए था, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं के सामने अपना चेहरा चमकाते रहे। 4 धाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कई जगह पर यात्रा का पड़ाव होना चाहिए, जिससे कि तीर्थयात्री वाहन के मौसम और माहौल को समझ सकें। तीर्थयात्री 24 घंटे यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में थकान और तापमान के चलते विपरीत असर पड़ रहा है। कई तीर्थयात्रियों को इस वक्त समस्याएं पेश आ रही है। पहली गलती ये कर दी कि जिस समय यात्रा का प्रबंधन करना 1 महीने पहले से प्रबंधन करना पड़ता है, उस समय तो ये अपने चेहरे अपने राष्ट्रीय नेताओं को दिखाने की भूल में लगे रहे। सारी भाजपा सारा मंत्रिमंडल उन्होंने ध्यान दिया नहीं, संयोजन नहीं प्रारंभ में दिला। पीएम मोदी ने मन की बात की और इसको लेकर सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की और सभी संस्करणों में हमेशा समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है। उन्होंने एक पेड़ लगाने का जो आह्वान किया है, निश्चित तौर से हम उससे बहुत प्रोत्साहित हैं और हरेला पर्व पर हम व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करेंगे, इसके लिए अभियान चलाएंगे। उन्होंने हम सबके सामने रखा और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं की उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो बरसों से
अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक।